अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने 2024 का बोर्ड का पेपर है और इसमें आप देख सकते हैं जो सवाल नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। और ये कितने नंबर की आई हुई है? 5 नंबर की। नेक्स्ट पेपर देखते हैं 2023 का, यानी उससे पिछले साल का। इसमें अगर हम, ये फर्स्ट टाइम का था, ये दूसरे टाइम का पेपर है। तो इसमें अगर आप दूसरे टाइम के पेपर में देखो, सवाल नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। फिर उससे पीछे साल चले जाएं 2022। इसमें अब अगर आप देखें सवाल नंबर 4, तो राइट द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। फिर 2019 के पेपर में आप चले जाएं, यानी उससे पिछले साल का जो पेपर है, इसका जो सेकंड टाइम का पेपर है, आप ये देख सकते हैं। मतलब आपके बोर्ड में 2 टाइम पेपर होते हैं, एक फर्स्ट टाइम एक सेकंड टाइम। तो ये जो सेकंड टाइम 2019 का पेपर है, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। जी बेटा, तो आज का जो लेक्चर है वो यूं समझ लें कि आपके बोर्ड में आना ही आना है। ये 5 नंबर का है और ये आपके बोर्ड में ज़रूर आएगा। डैफोडिल की समरी जो होती है ये आपके बोर्ड में आती है और हर साल आती है। अच्छा, अब ये जो समरी वाला मैंने जो लेक्चर आपका है, ये मैं इस तरह आपको करवाऊंगा। एक तो ये है कि आपको मैं ये समझा दूंगा, आपको याद हो जाएगा। आप ये लेक्चर जो है ना सुने, बैठ के आराम से, बस आपने सुनना है। आपको ये 5 नंबर का जो नंबर है ये आपके मैं पक्के करवा के भेजूंगा। आपने वीडियो को सुनना है स्कूल से, आपको इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगी। और इस यकीन से आपने लेक्चर सुनना है कि भाई ये तो हमारे बोर्ड के पेपर में आना ही आना है। ठीक है, तो चले जी शुरू करते हैं। अब असल में ये चैप्टर 3 है। हमने चैप्टर 1 मैंने इसलिए कि ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, वैसे हम चैप्टर 1 ही करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चैप्टर 3 इसलिए किया कि ये छोटी सी चीज़ है और 5 नंबर की है, आनी आनी है, तो मैंने कहा कि पहले यही कर लें हम। अच्छा बेटा, जो चैप्टर 3 है ना आपका डैफोडिल्स, ये एक पोइम है, एक नज़म है। तो बोर्ड में इसमें से 2 चीज़ें आती हैं, एक तो इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं अलग से, और एक 5 नंबर की समरी आती है। और आपकी बुक में 2 समरी हैं टोटल। जो पुरानी बुक होती थी उसमें डैफोडिल और एक स्टॉपिंग बाय वुड होती थी। अब जो नई बुक आई है उसमें 2 समरियां हैं, एक डैफोडिल है पहली, दूसरी एक और है, उसका नाम है इफ। तो इन दोनों की समरी करनी है हमने। वो एक फर्स्ट टाइम आती है और एक सेकंड टाइम, मतलब ये जरूर आती है। ठीक है, तो हम चैप्टर 3 की समरी करने लगे हैं। ये बेटा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। कभी अभी आप कमेंट शुरू हो जाए, सर पहला भाई पहला भी अपलोड हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो आना ही आना है। ठीक है, तो चलें जी शुरू करते हैं। अब ये जो समरी है ना डैफोडिल, आपने लिखना भी इसी तरह जैसे लिखी हुई है। कैसे? मतलब बोर्ड का जो क्वेश्चन है उसमें समरी लिखना है आपने, फिर आपने क्या लिखना है? डैफोडिल लिखनी है मार्कर के साथ, और फिर ये 3 कोटेशन जरूर लिखनी है। ये देख रहे हैं बेटा, अगर आपने 5 में से 5 नंबर लेने हैं ना, ये कोटेशन अगर आपको याद, जो बोल्ड करके मार्कर से लिखनी है, अगर आपको याद नहीं हो रही ना तो नहीं लिखेंगे तो आपको इसमें से 4 नंबर मिलेंगे। यानी 5 में से आपको कितने नंबर मिलेंगे? 4। अगर आप ये कोटेशन लिख देंगे तो फिर आपके 5 में से 5 नंबर होंगे। तो इसलिए ये वाली जो कोटेशन है ये बेटा आपने जरूर लिखनी है। तो चले जी, मैं आपको अब याद करवाने लगा हूँ। समरी डैफोडिल है, बस ये मैंने पैटर्न का पेपर का बता दिया ताकि आपको थोड़ी सी समझ हम करने क्या जा रहे हैं। अब इससे पहले ना मैं इसकी वर्डिंग पे जाऊं, वर्डिंग बाय वर्डिंग जाऊं, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये इमेज देख रहे हैं? अब इस बंदे का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। इस पोइट का, इसका नाम क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ। नाम याद रहेगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। ये लिखा हुआ है इसमें, ये स्पेलिंग है इसकी। इस बंदे का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। ये नाम क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ। इस बंदे का नाम है, ये पोइट है एक, क्या है? पोइट। और रोमांटिक पोइट है, बड़ी नेचर से रिलेटेड, कुदरती नज़ारों के मुताबिक ये शायरी करता है। ठीक है, ये बंदा, इसका नाम क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ। ये एक पोइट है और रोमांटिक पोइट है। अच्छा, ये जो फूल नजर आ रहे हैं ये डैफोडिल है। इन फूलों का क्या नाम है? डैफोडिल के फूल है। आप भी नरगिस, ये अक्सर नदी के किनारे होते हैं और ये इस तरह फूल, ये गोल्डन कलर, येलो कलर होता है। अच्छा, ये गुजर रहा था इस नदी के करीब, ये फूल हवा में ऐसे ऐसे हिल रहे थे, मूव कर रहे थे। तो इस बंदे ने देखा तो ये नज़ारा इसको बड़ा खूबसूरत लगा कि देखें ये फूल जो है किस तरह मज़े से डांस कर रहे हैं नदी के किनारे। तो इस सीन को देखते हुए इसने ये पोइम लिखी है।
डैफोडिल्स। अब मतलब आप सिनेरियो में आ गए ना, अब हम इसको याद करते हैं। दिस पोइम हैज बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो डैफोडिल पोइम है, ये किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये याद करना है आपने, इसका कोई इतना मतलब नहीं है। मतलब तो होते हैं लेकिन ये तो भाई ये पोइम का हिस्सा नहीं होते, ये आपकी क्वेश्चन को इम्प्रूव करते हैं। आई लव नेचर एज मच एज आई लव माई सेल्फ। मैं नेचर को इतना पसंद करता हूँ जितना मैं अपने आप को भी नहीं करता, ये इतना पसंद करता हूँ जितना कुदरती चीजें मुझे इतनी अच्छी लगती हैं जितनी मुझे अपना आप अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये खैर आपने रट लेना है। मैं अगेन समरी की तरफ आता हूँ। दिस पोइम हैज बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि अ रोमांटिक पोइट, जो कि एक रोमांटिक पोइट है। ही इज आल्सो नोन एज द पोइट ऑफ नेचर बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर इट। अच्छा, इसको ना पोइट ऑफ नेचर भी कहते हैं इस बंदे को, कुदरत ये नज़ारों का शायर, क्योंकि ना इसकी जितनी भी पोइट्री है ना, ये नज़ारों से, खूबसूरत पहाड़ों पे लिखी इसने नजर, बादलों पे, बारिश आ रही है, परिंदों पे, कुदरती मज़ारों पे जो है ना, मज़हर जो कुदरती मज़हर हैं जैसे फूलों पे, इस पे ये पोइट्री करता है बंदा। तो इसलिए से हम क्या कहते हैं, द ही इज नोन एज द पोइट ऑफ नेचर। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर इट, क्योंकि ये नेचर से, कुदरती नज़ारों से प्यार करता है। तो द पोइम हैज बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। वो कौन है? रोमांटिक पोइट है वो। ही इज नोन एज द पोइट ऑफ नेचर। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर इट। इसकी जितनी भी नज़में हैं, मोस्ट ऑफ हिज पोइम्स डिस्क्राइब द नेचर एंड इट्स ब्यूटी। इसकी ज्यादातर नज़मों में आपको कुदरती चीजों की खूबसूरती को बयान किया गया। द मोस्ट ऑफ हिज पोइम डिस्क्राइब द नेचर एंड इट्स ब्यूटी। ठीक है, मोस्ट ऑफ हिज पोइम डिस्क्राइब द नेचर एंड इट्स ब्यूटी। अब ये हमने दे दिया इंट्रो। ठीक है, इंट्रो आ गया समझ। पोइम किसने लिखी है भाई? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। वो कौन है? रोमांटिक पोइट है। इसको नेचर का पोइट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ हिज पोइम डिस्क्राइब द नेचर एंड इट्स ब्यूटी। डन हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। इन दिस पोइम, जो डैफोडिल पोइम है, इसमें ही डिस्क्राइब्स, वो क्या डिस्क्राइब करता है? एन एक्सपीरियंस ऑफ इंजॉयमेंट एट द साइट ऑफ ब्यूटीफुल डैफोडिल। ये बिल्कुल ये वाली लाइन ये कह रहा है कि इस पोइम में वो अपना, उसका एक उसने जो फूलों को देख के वो खुश हुआ था, उसका एक एक्सपीरियंस उसने शेयर किया है इस पोइम में। ठीक है, ही डिस्क्राइब, उसने वो इस पोइम में क्या डिस्क्राइब कर रहा है? एक्सपीरियंस ऑफ एंजॉयमेंट। उसने जो मजा लिया था इस नज़ारे का, एक्सपीरियंस था उसका जो इस नज़ारे का, एट द साइट ऑफ ब्यूटीफुल डैफोडिल। इस ये जो ब्यूटीफुल डैफोडिल का साइट है, नज़ारा है, इससे जो इसे मजा आया था, अच्छा लगा था, वो चीजें इसमें शेयर कर रहा है। वंस ही वॉज वॉकिंग इन द कंट्री साइड when he came across a large number of daffodil growing along the bank of lake। अच्छा, बैंक ऑफ लेक क्या है? ये दरिया के किनारे कहते हैं या नदी के किनारे, वैसे बैंक ऑफ लेक। एक नदी के किनारे जब वो गुजर रहा था बाहर, तो उसने लार्ज नंबर ऑफ, काफी ज्यादा डैफोडिल के फूल देखे। ठीक है, ही वॉज वॉकिंग, एक दफा वो गुजर रहा था कंट्री साइड, व्हेन ही केम अक्रॉस, केम अक्रॉस का मतलब है उसे सामना हुआ, उसने देखे लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स, बहुत ज्यादा तादाद में डैफोडिल के फूल जो उगे हुए थे, ग्रोइंग अलोंग द बैंक ऑफ लेक। बेटा बात समझ आ गई? वंस ही वॉज वॉकिंग इन द कंट्री साइड व्हेन ही केम अक्रॉस, उसे देखे लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स ग्रोइंग अलोंग द बैंक ऑफ लेक। ठीक, नेक्स्ट जी, द फ्लावर्स वर मूविंग एंड डांसिंग। उसने देखा इन द ब्रीज, हवा में, वो देख रहा था कि हवा में ये डांस कर रहे थे, मतलब मूव कर रहे थे, हिल रहे थे। तो द फ्लावर्स वर मूविंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। द साइट, दिस साइट, इस नज़ारे ने डिलाइटेड, खुश कर दिया पोइट को, एंड ही लुक्ड एट द फ्लावर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब उसने ये नज़ारा देखा कि फूल जो है बड़े मज़े से मूव, हरकत कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं, तो वो इस नज़ारे को कई देर तक देखता रहा। ठीक है, तो दिस साइट डिलाइटेड द पोइट, इस नज़ारे ने पोइट को खुश कर दिया, एंड ही लुक्ड एट द फ्लावर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो उन फूलों को काफी देर तक देखता रहा। दिस साइट लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन हिज मेमोरी। इस नज़ारे ने, इस विलियम वर्ड्स के जहन पे एक बड़ी ना खत्म होने वाली, ना भूलने वाला एक इम्पैक्ट, इंप्रेशन डाला, यानी उसे ये नज़ारा हमेशा याद रहा। दिस साइट, इस नज़ारे ने, लेफ्ट
छोड़ा, लास्टिंग इंप्रेशन, हमेशा रहने वाला इंप्रेशन ऑन हिज मेमोरी। ठीक है, उसके बाद बेटा आपने ये ऐड कर देना है, ये वाला लुक डीप इनटू द नेचर। अगर आप नेचर को, कुदरत को गहरे अंदाज में देखोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। आपको हर चीज खूबसूरत नजर आएगी, बेहतर नजर आएगी। समझ आ गई यहाँ तक? नेक्स्ट जी, आखिरी पैराग्राफ। एज अ रिजल्ट, बेटा ये आना ही आना है पेपर में, तो आपने याद कर लेना। और एक मैं बात यहाँ बता दूं, बाज नोट्स आपको मिलेंगे, उसमें लंबी लंबी समरी लिखी होती है। हमें पता है बोर्ड के पेपर में यही चीज रिक्वायर होती है कि समरी का मतलब है आप उसका एक खुलासा बता दो और उसमें कोटेशन ऐड कर दो। आपके 5 नंबर आएंगे, बेफिक्र होकर आपने करना है। ठीक है, और वीडियो को बेटा ज़रूर लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, क्योंकि इंशाल्लाह हम तमाम सब्जेक्ट की इसी तरह आपकी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट वेन एवर ही इज अलोन। अच्छा, फिर जब भी अकेला होता था, इन अ थिंकिंग मूड, सैड मूड, जब भी वो अकेला परेशान होता था, द सेम साइट कम इन टू हिज माइंड। जब भी वो अकेला परेशान बैठा हो, इस नज़ारे को वो जहन में लेके आ जाता था, इमेजिनेशन में, ख्यालों में। फिर हिज हार्ट विद प्लेयर, इसका दिल खुशी से भर जाता था। दिस एक्सपीरियंस हैज बिकम अ परमानेंट सोर्स ऑफ प्लेयर ऑफ द फॉर द पोइट। ये जो नज़ारा था, ये जो तजर्बा था, ये जो एक्सपीरियंस था, इस नज़ारे ने पोइट की मतलब के लिए परमानेंट वो खुशी का जरिया बन गया। जब वो परेशान होता था, वो देखता था, अच्छा यार वो फूल हैं, बेजान है, किस तरह डांस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो हमें भी इसी तरह खुश होना चाहिए। ठीक है, तो आखिरी कोट इसका, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। कोई भी खूबसूरत चीज़ होती है वो आपको हमेशा के लिए खुशी देती है। अच्छा बेटा, ये समरी थी इसकी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समरी कुछ ना कुछ याद भी होगी। एक बार और भी सुन लेंगे तो मैं कहता हूँ पक्की हो जाएगी, और इंशाल्लाह आपके पेपर में यही आएगी। और मैं उम्मीद भी करता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि आप, और कोशिश भी करूँगा कि आपको ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि हर सब्जेक्ट में पूरे मार्क्स दिलवाऊँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।